नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी को समझेंगे जिसने पूरे दक्षिण एशिया में जैसे हलचल मचा दी थी। ये कहानी है ऑपरेशन बंदर की, जैसा कि हमारे स्रोत हमें बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से। एक ऐसी तारीख जिसे भारत के इतिहास का एक काला दिन भी कहा जाता है। उस दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। 78 गाड़ियों का एक काफिला आगे बढ़ रहा था, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान सवार थे। और तभी अचानक एक आत्मघाती हमलावर ने 300 किलो आरडीएक्स से भरी एक गाड़ी सीधे काफिले से टकरा दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि एक पल में 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले को हम सब पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। और बस यहीं से भारत की एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की भूमिका तैयार हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक तरह से एक निर्णायक मोड़ था। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 2019 का भारत था। एक ऐसा भारत जो अब शायद चुप बैठने वालों में से नहीं था, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। हमले के ठीक 4 दिन बाद 19 फरवरी को भारत के टॉप लीडर्स की एक बहुत ही हाई स्टेक्स मीटिंग हुई, ये तय करने के लिए कि अब आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री का सैन्य प्रमुखों को संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। और वायुसेना प्रमुख का जवाब भी उतना ही दृढ़ था। जैसा कि हमें पता चलता है, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। अब इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। ये नाम रामायण से प्रेरित था, जहां हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका को जला दिया था। एक तरह से ये उसी जज्बे का प्रतीक था। तो मिशन को हरी झंडी मिलते ही इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग और दुश्मन को चकमा देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। ये रणनीति आप समझिए कई लेवल्स पर काम कर रही थी। एक तरफ तो माहौल एकदम सामान्य दिखाने के लिए एरो इंडिया शो को जारी रखा गया, वहीं दूसरी तरफ एक झूठे बहाने से ग्वालियर एयरबेस को सील कर दिया गया और सीमा पर बार बार रात में उड़ानें भरी गईं ताकि पाकिस्तानी रडार को इनकी आदत पड़ जाए और वो चौकन्ने न रहें। और फिर आई 26 फरवरी की रात। ऑपरेशन को बड़े ही सटीकता से अंजाम दिया गया। आधी रात के बाद इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी और किसी की भी नजर में आए बिना वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर बालाकोट तक पहुंच गए। हमारे स्रोत ये दावा करते हैं कि सुबह होने से पहले हुए इस हमले में 300 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े कमांडर भी शामिल थे। मिशन के कामयाब होते ही पायलटों ने एक कोड मैसेज भेजा, बंदर मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अपने लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा भारत की तरफ भेज दिया। इस हमले को रोकने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भेजा गया। अब वो उड़ा रहे थे 1960 के दशक का एक पुराना MiG-21 बाइसन, और उनका सामना किससे था? कहीं ज्यादा मॉडर्न अमेरिकी F-16 फाइटर जेट से। इसके बाद जो हुआ उसे हवाई जंग के इतिहास में एक असाधारण घटना माना जाता है, एक तरह का चमत्कार। विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 से एक एडवांस्ड F-16 को मार गिराया। लेकिन उस F-16 का पीछा करते हुए अभिनंदन का अपना विमान भी दुश्मन के हमले की चपेट में आ गया। उन्हें प्लेन से इजेक्ट करना पड़ा और वो पैराशूट से पाकिस्तानी जमीन पर उतरे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उन्हें तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। और पर्दे के पीछे, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, भारत ने उनकी वापसी को पक्का करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य, मतलब हर तरह से जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दबाव का असर इस्लामाबाद में साफ तौर पर दिख रहा था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तो कथित तौर पर संसद में ये तक कह दिया कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस भेज दो, वरना रात 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। आखिरकार ये दबाव काम आया और 1 मार्च को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत की जमीन पर लौट आए। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक आखिर था क्या? क्या ये एक नए भारत की तरफ से एक मजबूत बयान था जिसने हमेशा के लिए सैन्य रणनीति के नियम बदल दिए, या फिर इसने भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम की, जहां 2 परमाणु शक्ति वाले देश टकराव के और भी ज्यादा करीब आ गए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी कायम है।